देखिए भैया सुन लीजिए, ये सब बेकार है, कुछ भी नहीं आना इसमें से, ठीक है। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है भैया? तो ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली टेंजेंट जिनका फेस क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है? फेज। देखिए भैया, इस जीरो टाइम पे एनर्जी दी, यहां से एक वेव गई, इसने कितनी साइकिल किया? 1.5। कितनी की है? इसने भी क्या किया? 1.5 साइकिल कर ली। इसने भी यहां से कितनी साइकिल कर ली? 1.5। और इसने भी यहां से कितनी साइकिल कर ली? 1.5। तो ये सब क्या होंगी? सेम फेज होगा। क्या होगा? और जब इनको कॉमन टेंजेंट से ज्वाइन करूंगा तो वही क्या कहलाता है? वेव फ्रंट। ऐसी टेंजेंट जो ऐसे पार्टिकल्स को ज्वाइन करती है जिनका फेस क्या होता है? सेम रहता है, उनको हम क्या कहते हैं भैया? वेव फ्रंट। उसे क्या कहते हैं हम? वेव फ्रंट। ये होमो भाई प्लीज, ये होमोजीनियस मीडियम है। क्या है ये? होमोजीनियस मीडियम में अगर आपका पॉइंट सोर्स है, क्या है ये? पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से निकलने वाली वेव क्या करती है? चारों ओर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसलिए कैसा वेव फ्रंट आता है? स्फेरिकल। क्या कहता है? लेकिन अगर भैया हिट्रोजीनियस मीडियम है, हिट्रोजीनियस मीडियम का मतलब है कि डेंसिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग क्या है, हर जगह का अलग अलग है। मान लीजिए इतने पार्ट में क्या है? डेंसर है, और इस वाले पार्ट क्या? रियर है। तो एक ही टाइम पर निकली हुई वेव क्या करेंगे? नंबर ऑफ वेव तो सेम रहेगा। इधर भी कितनी वेव है? 1.5। इधर भी कितनी भैया? 1.5। इधर भी कितनी है? 1.5। इधर भी कितनी है? 1.5। लेकिन बस यहाँ क्या होगा कि जो रेयर मीडियम में जा रहा होगा वो वेव क्या होगी? बड़ी बड़ी बनेगी। और जो डेंसर मीडियम में जा रहा होगा वो वेव क्या होगी? और उनका फेस क्या होगा? क्योंकि एक ही टाइम पे निकले तो सबका फेस क्या होगा? एक ही टाइम पर सेम रहेगा। इनको ज्वाइन करने वाला जो वेव फ्रंट होता है, इसको भी हम जो टेंजेंट होती है उसको भी वेव फ्रंट कहते हैं। और ये जो शेप बनती है वो रेगुलर नहीं रहती, इरेगुलर रहती है। कैसी रहती है? इरेगुलर शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स अगर होमोजीनियस मीडियम में हो तो कैसी शेप आती है? स्फेरिकल। और पॉइंट शेप अगर हिट्रोजीनियस मीडियम में हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर पॉइंट पर क्या हो? अलग अलग हो, तो वो क्या होता है? इरेगुलर शेप होती है। उस शेप के बारे में आप नहीं कह सकते कुछ भी। दोनों में 1.5/1.5 वेव। वेव नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। वेव चाहे डेंसर में जाए वेव, चाहे रियर में जाए, नंबर ऑफ वेव सेम रहती है हमेशा, क्योंकि नंबर ऑफ वेव डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, कभी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बस जो रेयर मीडियम में रहेंगी वेव्स वो बड़ी बड़ी रहेंगी, जो डेंसर मीडियम में रहेंगी वो वेव क्या होंगी? छोटी रहेंगी। नंबर ऑफ वेव क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, ठीक है। वेव फ्रंट क्या है भैया? The wavefront is defined as the continuous locus of such a particle of medium which are vibrating in the same phase at any instant. Type of wavefront, spherical wavefront क्या है? Spherical wavefront में point source होना चाहिए और medium कैसा होना चाहिए? Homogeneous, ठीक है। ये आइसोट्रोपिक भी कह देते हैं। आइसोट्रोपिक मतलब हर जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम है, ठीक है। एग्जांपल में सन से निकली हुई जो रेज होती है वो कैसा वेवफ्रंट में आती है? स्फेरिकल। कैसा बनाती है? स्फेरिकल। फिर आता है भैया सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। क्या आता है? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। ये क्या है भैया? लीनियर सोर्स है। क्या है ये? यहां से एनर्जी निकली और यहाँ पे आगे भी गई, पीछे भी गई, ऐसे ऐसे करके इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो चारों ओर से जब हम एक ऐसा टेंजेंट ज्वाइन करते हैं जो ऐसे पार्टिकल को ज्वाइन कर रही है जिनका फेस क्या है? सेम है, तो क्या बन जाता है भैया? सिलेंडर, ठीक है। ट्यूबलाइट एग्जांपल है इसका। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट जब बनता है जब भैया जो एनर्जी का सोर्स है वो बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। तो ये देखो इनको ज्वाइन करो तो कैसा आएगा? कैसा आ रहा है भैया? प्लेन ही तो आ रहा है। इन सारे पार्टिकल्स का फेस क्या होगा? मान लीजिए 50 वेव इसने की है तो इसने भी कितने की होगी? 50 वेव। इसने भी कितनी होगी? 50 वेव। तो इनको ज्वाइन करने पर क्या मिल रहा है आपको? प्लेन। तो इसे कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो इस केस में जब डिस्टेंट सोर्स होता है, लाइट, लाइट का सोर्स क्या है? डिस्टेंट हो, तो उस केस में कैसा आता है? प्लेन, ठीक है। रे क्या होती है? तो रे जो होती है, एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के ऊपर जो एरो परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? रे कहते हैं। रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। हाइगन प्रिंसिपल, ठीक है भैया। हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है भैया? कहता है भैया हाइगन प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। कह रहा है भैया वेव फ्रंट के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उन सबके पास क्या होती है? एनर्जी होती है। और जिस पॉइंट के पास एनर्जी होगी क्या करेगा? फ्रेश सोर्स का काम करेगा और वो अपनी अपनी वेव बनाएगा, अपनी अपनी वेव क्रिएट करेगा, सब ठीक है, हर पॉइंट। तो वही लिखा हुआ है, वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबके पास एनर्जी होती है। एनर्जी होने की वजह से सब कैसा बिहेव करते हैं? फ्रेश सोर्स की तरह। फ्रेश सोर्स समझते हो? नया सोर्स की तरह जो वेव बना रहा है, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद लिखा द सेकेंडरी वेवलेट्स आर स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। कह रहा है भैया कि अगर पर्टिकुलर मीडियम में जिस प्रकार से लाइट की स्पीड फैलती है और उसी प्रकार से क्या होगा जो वेव पॉइंट्स है
जिनके पास क्या है, एनर्जी है, वो भी अपनी एनर्जी को फैलाएंगे, लेकिन एनर्जी के फैलने का रेट वही रहेगा जो लाइट के फैलने का रेट होता है किसी मीडियम में। कह रहा न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर ऑफ टाइम गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप और टेंजेंट। ठीक है भैया, कह रहा भैया नया वेव फ्रंट दिखाने के लिए आप क्या करते हो, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो। किन पॉइंट्स को, जिनका फेस क्या है भैया, सेम है। आगे वाले का फेस क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगले वेव फ्रंट का फेस, जैसे जैसे वेव फ्रंट आप आगे आते रहोगे, पीछे वाला क्या होगा, प्राइमरी, आगे वाला क्या होगा, सेकेंडरी, पीछे वाले का फेस क्या रहेगा, कम रहेगा, आगे वाले का फेस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ गया, नोट्स देख लेना बस, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ये ज्यादा मेन। ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी, वेव थ्योरी से हम रिफ्लेक्शन प्रूफ करेंगे। ठीक है भैया, देखिए रिफ्लेक्शन होता है मिरर से, हमने बना दिया मिरर, एक रे ये रही, उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग रे ये रही। ठीक है, जब फर्स्ट रे ए पॉइंट पर थी तो सेकंड रे कहां थी, बी पॉइंट पर। कहां थी, बी पॉइंट पर। मैंने जब ये यहां पे था तो ये यहां पे, ठीक है, मैंने माना कि यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा, टी, कितनी स्पीड से, सी, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उतने टाइम में रुकेगी तो होगी नहीं, ये रिफ्लेक्ट होकर कहा जाएगी यहाँ पे। तो अभी भी दोनों का फेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ज्वाइन कर लीजिए, क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। क्या बन गया ये देखिए, आपको पता है ये एंगल आई है, ये क्या होगा 90 माइनस आई, ये क्या होगा 90 ये आई, तो आपको पता है ये रे है ना, ये क्या है, वेव फ्रंट है, तो रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना होता है 90। ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये अगर ये एंगल आई है तो क्या होगा 90 माइनस आई, और आपको पता है ये दोनों भी एक दूसरे क्या है, परपेंड, अगर ये 90 माइनस आई तो क्या होगा आई, क्या होगा आई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, चलो डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ, समझ में आ गया ना आपको, डायग्राम इस इन केसेस में अच्छा होना चाहिए। सेकंड बी पॉइंट था, यहां से यहाँ पे आ गया कितनी स्पीड से, टी। जब ये यहाँ पे पहुंचा तो ये वाली रे, फर्स्ट वाली रे कहाँ पहुंच गई, ए डैश पॉइंट पर, ये कहाँ पहुंच गया, बी डैश पॉइंट पर, ये क्या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गया। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री। अच्छा यहाँ पे आपको पता है नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल, ये एंगल क्या होगा आर, तो वैसे ये भी क्या होगा आर, और ये क्या होगा आई। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको पता है ये कितनी, ये इसकी लंबाई कितनी है, सी टी, इसकी लंबाई कितनी है सी टी, ये बेस क्या है कॉमन है, ये बेस क्या है कॉमन, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये एंगल क्या है बाय आर एच एस, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम रहता है, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। प्रूफ हो गया, नोट्स में देख लेना, ये देखो नीचे पूरी एकदम डिटेल में मैंने पूरी स्टेटमेंट करा रखी है। ठीक है, एकदम पूरी स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम में मैंने पूरी डिटेल में लिखवा था। ठीक है, फिर आता भैया रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन बाय, रिफ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव म्यू वन है, यहाँ का क्या है भैया म्यू टू है। यहां से एक लाइट है, ध्यान दीजिए एक रे यहां से आई, जब यहाँ पे थी तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग रे यहाँ पे एक थी, दोनों क्या है भैया सेम, दोनों का फेस सेम है, तो इसलिए क्या होगा, ये क्या एंगल, ये नॉर्मल है, तो एंगल क्या होगा आई, तो आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा 90 माइनस आई, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। मैंने मान लिया इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है C1 है, और इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है C2 है। ठीक है, तो यहां से यहां तक मान लीजिए इस फर्स्ट वाली रे तो ये थी, और सेकंड वाली रे है, तो मैंने मान लिया सेकंड वाली रे को यहां से यहां तक आने में, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी से बी डैश आने में कितना टाइम लग गया टी, कितनी स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस होगा C1 इंटू में टी, उतने ही टाइम में वाली रे क्या होगी यहाँ पे आ गई होगी, कितनी स्पीड से C2, कितना टाइम में, जितना टाइम यहाँ पे दिया उतना टाइम इसको देना, क्या होगा C2 इंटू में टी, ये हो गया। ठीक है भैया, ये एंगल क्या होगा आर, तो ये क्या होगा 90 माइनस आर, और ये क्या होगा आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या हो रहा है, और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, अब हमें क्या करना भैया, देखिए हमें साइन आई, सीधा आओ साइन आई पे अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर क्या है C1, ठीक, बेस क्या है ए बी, हाँ ये है बेस, ये है क्या अभी, ये बेस, अच्छा हाइपोटेन्यूस लेंगे ना, तो हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी,
ए बी डैश। अच्छा साइन आर में क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, C2T, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी डैश। ए बी डैश से ए बी डैश क्या होगा, कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, C1 अपॉन में क्या होगा, C2। C1 अपॉन में C2 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, यानी फर्स्ट ये क्या है, पहला मीडियम, ये क्या है, दूसरा मीडियम। ये वो मीडियम है जहां पे लाइट है, और ये वाला मीडियम है जहां पे लाइट जा रही है। तो जहां पे लाइट जाती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऊपर आता है, और जहां से आती है वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है, इसको लिख दीजिए μ1 से लेकर 2, इसका मतलब लाइट एक से कहां जा रही है, 2 में। ये आ गया आपका स्नेल्स लॉ, क्या आ गया, इसी को कहते हैं भैया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है भैया, हो गया। स्टेटमेंट पूरी, स्टेटमेंट समझ दिखा रखी मैंने, यही आपको पेपर में करना है। ठीक है, ठीक है, बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट विद प्रिज्म लेंस। और ये क्वेश्चन आया भी था मेरे ख्याल से किसी में, है ना, आया था ना, आया था भाई किसी में पेपर। ठीक है, तो अब देखिए बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, ये देखिए, ये है आपका मिरर प्रिज्म में, यहां से यहां पे एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था। ठीक है, ये ऐसे आई, बट दिल में इज्जत होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भैया, देखिए भैया, बेटा इधर देखो, तो मुझे पता है भैया ये फर्स्ट रे है और ये क्या है, सेकंड रे है। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या थे, कॉरस्पॉन्डिंग थे। तो ये क्या हो गया, प्लेन वेव। मुझे पता है ये वाले जो रे है वो डेंसर में चलेगी, कहां चलेगी, अब ये धीरे चलेगी, अब ये क्या होगी, धीरे चलेगी। लेकिन ये रेयर में तो ये भी क्या होगी, सीधी जाती रहेगी, ये ऐसी चलेगी, ये सीधी जाती रहेगी। ठीक है, ये जब तक यहां पहुंचेगी तो ये यहां पे पहुंच चुकी है। ठीक है, फिर ये थोड़ा बैंड हो जाएगी, कहां हो जाएगी, ऐसे बैंड हो जाएगी, क्योंकि डांसर कहां जा रही है, रेयर से कहां जा रही है, डांसर में। तो नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, इधर बैंड होगी, ये ऐसी आ रही है, ये और आ गई, ये ऐसे आ रही है, ये और आ गई, ये ऐसे आ रही है। तो मुझे पता फेस तो अभी भी इनका सेम ही रहेगा। तो वेव फ्रंट का शेप कैसी रहेगी, पहले ऐसे थी प्लेन, फिर मुड़ते 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 ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसके साथ। फिर आता भैया लेंस के साथ। लेंस के साथ दो लेंस होते हैं अपने पास, कॉन्वेक्स और कनकेव। कॉन्वेक्स के साथ प्लेन वेव फ्रंट का कैसा बिहेवियर हुआ, यहां तक ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है, क्या है ये वाला पार्ट क्या है, ये सेकंड पॉइंट है, क्या है ये फर्स्ट पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। मुझे पता है ये रे क्या होगी, आगे कन्वर्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐसे कन्वर्ट होनी है। लेकिन अब देखो पॉइंट के साथ क्या होता है, मुझे पता है ये एक और 3 पॉइंट क्या है, थिन पार्ट से गुजरेंगे लेंस से। थिन मतलब ये लेंस के अंदर जाएंगे तो डेंसर पार्ट होगा, क्या होगा, ये डेंसर। तो 1 और 3 तो जल्दी से बाहर निकल आएंगे क्योंकि ये थिन पार्ट से आ रहे हैं, 1 और 3। लेकिन 2 क्या आ रहा है, थिक पार्ट से आ रहा है, तो ये पीछे रहेगा। पहले साथ में चल रहे थे तीनों, लेकिन लेंस में गुजरने से 2 थिक पार्ट से आ रहे हैं, इसलिए पीछे रहेगा। और 1 और 3 क्या होगा, थिन पार्ट से आ रहे थे, इसलिए क्या होगा, उनके लिए जो डेंसर मीडियम था वो थिन था 1 और 3 के लिए, और 2 के लिए डेंसर मीडियम क्या था, थिक था, इसलिए पीछे रहेगा। और 1 आगे, 2 पीछे, 3 और आगे। वेव फ्रंट का शेप जो पहले प्लेन था वो क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए कनकेव लेंस के साथ क्या बिहेवियर होगा, ये भी है प्लेन वेव फ्रंट, क्या है, मुझे पता है ये रे को क्या करता है, डाइवर्ज, है ना। मुझे पता है 1 2 3, 2 जो है वो आगे निकल जाएगा, 1 और 3 क्या होगा, थिक पार्ट से गुजरेंगे, तो इसलिए क्या होगा, पीछे रहेंगे 1 और 3। तो आप देखिए अभी हमेशा ही पीछे रहेंगे ना, फेस तो वही रहेगा, इस तरीके से हो जाएगा। समझ गया। फिर क्या करें भैया, मिरर के साथ कैसा बिहेवियर रहेगा, मिरर के साथ इसका कैसा बिहेवियर रहेगा। तो भैया देखिए ये कनकेव मिरर है, प्लेन वेव फ्रंट है, मुझे पता है ये सारी रेस क्या होंगी, इस पॉइंट पर कन्वर्ट होंगी। लेकिन क्या होगा कि एक ये पहला पॉइंट जो था, पहला दूसरा तीसरा, पहला पॉइंट तो जल्दी से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तीसरा भी रिफ्लेक्ट होकर आएगा, लेकिन 2 क्या होगा, पीछे हो जाएगा, तो इसको और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, बोल दे भैया ना, शादी में गया।
छोटा भाई बोल रहा है। हेलो हेलो बोल भैया। भैया नहीं है अभी। बे आजा आजा, जैसे बिरयानी खाता हूँ ना मैं, साले साले एक दो तीन, ठीक है, डिले हो गया इसमें दो। ये रहा। अब वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी ऐसे, एक और आगे आएगा, दो अब हो सकता है यहाँ पे आ जाए, लेकिन तीन यहाँ पे एक साथ रहेगा इस तरीके का। समझ गए भैया? तो आसान है इस तरह, और क्वेश्चन आते भी है इस तरीके। क्वेश्चन देख लेना, आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है। सिंगल स्लिट तो आप कल ही कराऊंगा, अभी तो आज देख लो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि भैया दो वेव्स अगर एक दूसरे को सुपरपोज करती हैं तो एम्पलीट्यूड या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इसको कहते हैं भैया इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं भैया? इंटरफेरेंस का मीनिंग होता है द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी आफ्टर दी सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के बाद जो लाइट एनर्जी में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? इंटरफेरेंस कहते हैं। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपर, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ भाई प्लीज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि भैया दो तीन चार 10 15 जितनी भी चीजें आपस में क्या हो जुड़े। YDSC पे आता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है भैया। इंटरफेरेंस क्या होता है? द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी व्हेन लाइट सुपरपोज टू ईच अदर। जब लाइट एक दूसरे से सुपरपोज करती है, ऐड अप होती है, तो कहीं पर एनर्जी बढ़ जाती है, कहीं पर एनर्जी क्या होती है? घट जाती है। एनर्जी बढ़ती कहां पे है? जहां पे क्रस्टस या ट्रफ ट्रफ आपस में मैच करते हैं, एनर्जी क्या होगी? वहां बढ़ेगी। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर क्रस्ट और ट्रफ आ जाते हैं तो यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? घट जाती है। इसे कहते हैं भैया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है भैया। डायग्राम तो भाई ध्यान रखना है इसका, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये लिखा हुआ है, पहले इसे देख लो। क्या लिखा हुआ है? व्हेन टू लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या भैया? इंटरफेरेंस के लिए फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। फ्रीक्वेंसी सेम होने से ही क्या होगा? दोनों वेव हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? एक जैसे ही ओवरलैप करेंगी। और इंटरफेरेंस, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी ना, तो कभी क्रस्ट ट्रफ के साथ मैच करेगा, कभी तो ओवर, वहां पे इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। समझ गया? तो ये ध्यान रखना, जब दो फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी सेम होने पर ही क्या होता है? फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सुपरपोज टू ईच अदर, द इंटेंसिटी ऑफ रीजन ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर वो सुपरपोज करेंगी वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। बिकम मैक्सिमम एट द सम पॉइंट और बिकम मिनिमम एट द सम पॉइंट, ठीक है। समझ गया? डायग्राम बता रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है एट द लाइन लीडिंग टू द, ये सब डायग्राम पे मैंने जो बता दिया वही है, ठीक है। क्या देखिए, हमने क्या किया, पहले एक सोर्स था, क्या था? लाइट का सोर्स, ठीक है। इसको पहले एक स्लिट से पास करा दिया ताकि ये क्या हो जाए? कोलिमेटेड हो जाए। कैसे हो जाए? कोलिमेटेड मतलब शार्प शार्प हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या किया हमने? ये इस तरीके से आ रहा था, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया? यहाँ पे डबल स्लिट डाल दिया, तभी क्रस्ट आ रहा था, फिर ट्रफ आएगा। क्रस्ट, जब एक का डायग्राम बनाना तो नीचे वाले को मत देखना, ठीक है। फिर क्रस्ट है, अब तो अपने हिसाब से तो सही बनाएगा ना, ध्यान से देखें तो गलत हो जाएगा। नहीं, आगे पीछे मत करियो, डायग्राम थोड़ा गलत वैसा हो जाए, गुच्छड़ गुच्छड़ करेगा, लेकिन आगे पीछे समझो नहीं। तेरी आगे पीछे वाली यार जान नहीं रही, यहाँ पे भी वही लगा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अभी एक सोर्स होगा, अब दूसरे सोर्स से बनाना है, और जब दूसरे सोर्स से बनाना तो बिल्कुल सेम पैटर्न में, प्रकार का उतने ही एंगल से नाप के बनाना, 4 5 बनाना बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्या तो निकालता? क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट। तो ये देखिए इस तरीके से बनेगा, जहां पे डार्क डार्क लाइन काट रहे होंगे तो क्रस्ट क्रस्ट काट रहा है, क्रस्ट क्रस्ट काटेगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पे डार्क डार्क लाइन काटेंगे तो क्या होगा? समझ गया? तो ये हो गया। मैंने 4 पॉसिबिलिटी बताई थी, नीचे देखिए, ये देखो, जहां पर डार्क डार्क काट रही है वहां पे क्या बनेगा? ब्राइट स्पॉट। जहां पे क्रस्ट और ट्रफ काट रहा है वहां पे डार्क स्पॉट। जहां पे, समझ गया, तो बना रखा है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है भैया। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव कहाँ पे होता है भैया, ये देखेंगे, पहले इसे ड्राइव करना है। ये पहली वेव थी, ये दूसरी वेव थी, ठीक है। मैंने मान लिया किसका फेस क्या है, ओमेगा टी, इसका फेस क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना है, फाइव का है, कितना का है, ठीक है। और आपको ये बता दूं इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के क्या स्क्वायर के क्या होती है डायरेक्टली, के क्या है मीडियम कांस्टेंट, याद है। आफ्टर सुपरपोजिशन तो क्या कहा, पहली वेव क्या है ए साइन ओमेगा टी, दूसरी क्या है बी साइन ओमेगा टी। ये तो कर ही लोगे यहां तक, देख रहे तो आपको। आर क्या है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और थीटा क्या है यहाँ पर रिजल्टेंट वेव का फेज, क्या है इनिशियल फेज ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ठीक है। अब हमें क्या करना है भैया, कैलकुलेशन ऑफ आर, आर को कैलकुलेट करना। तो हमें पता है भैया हमने इसकी जगह पर आर कॉस थीटा एज्यूम किया था, ऊपर देखना इसकी जगह पर आर साइन थीटा, तो ये नॉर्मली कैलकुलेशन है, यहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है, देख लेना हो जाएगा। क्वेश्चन से कर लोगे, ये फेस के ऊपर बेस्ड। अच्छा उसके बाद फिर मैंने कहा कंडीशन फॉर थीटा, कैलकुलेशन फॉर थीटा, थीटा निकालना, थीटा क्या था, थीटा क्या था, ठीक है, थीटा था आपका रिजल्टेंट वेव का फेस, क्या था। तो भैया आपको याद होगा मैंने दो इक्वेशन, इसकी वैल्यू ये अज्यूम की थी, इसकी वैल्यू ये अज्यूम, दोनों को डिवाइड कीजिए, वहां से थीटा भी आ जाएगा, ठीक है। आप थीटा भी यहां से निकाल सकते हो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी के टाइम्स ऑफ उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड क्या था रिजल्टेंट वेव का, ये था, लेकिन अंडर रूट में था, क्या था, तो आप कर लीजिए, तो भैया ये आ जाएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कंस्ट्रक्टिव के लिए चलो रहने दो अभी, ठीक है, वरना खराब हो जाएगा मामला। चलो बेटा, अभी थोड़ी बाद उसकी क्लास होगी, सैंपल होगी।